हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम मैथ के कुछ ऐसे क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को बिना स्किप किए दोस्तों अंत तक देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए, जिससे कि वे बच्चे जो इस बार बोर्ड की परीक्षा में अपियर करने वाले हैं वो अपनी परीक्षा की अच्छी तैयारी कर सके और अच्छे मार्क्स स्कोर कर सके। दोस्तों चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, यदि x इज इक्वल टू √56 प्लस √56 प्लस √56 डॉट 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 इनफाइनाइट तक हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों प्रश्न क्या है? प्रश्न क्या है दोस्तों? क्वेश्चन ने कहा है कि यदि x बराबर √56 प्लस √56 प्लस √56 डॉट 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 अनंत तक हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों जैसा कि आपके सामने क्वेश्चन लिखा गया है कि x बराबर √56 फिर प्लस √56 प्लस √56, यानी कि जो ये सारी की सारी अंडर वाली वैल्यूज हैं ये बाहर वाले अंडर रूट के अंदर है। समझ में आ रहा है? ये 56 से लेके प्लस √56 प्लस √56 प्लस √56 डॉट 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 इनफाइनाइट तक जो दोस्तों क्वेश्चन दिया है ये सारी वैल्यूज बाहर वाले अंडर रूट के अंदर हैं और इन सब का मान x के बराबर है। तो x का मान ज्ञात कीजिए, एग्जैक्ट वैल्यू x की ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ऐसे प्रश्न आपके क्वेश्चन में आ सकते हैं, यही आ सकता है, इस टाइप में आ सकते हैं। अच्छे से सीखिएगा, इस क्वेश्चन को अच्छे से सीखिएगा ताकि अगला प्रश्न अगर इस प्रकार से कोई आता है तो आप इसे आराम से हल कर सको। आइए दोस्तों हल करते हैं इसको। क्वेश्चन ने क्या दिया है? क्वेश्चन ने क्या दिया है दोस्तों? x बराबर √56 और इसके अंदर फिर 56 अंडर रूट में फिर √56 डॉट 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 प्लस करके कहां तक? इनफाइनाइट तक वैल्यूज, सारी की सारी वैल्यूज जो है सब x बराबर अंडर रूट में, ये सारी की सारी वैल्यूज ऊपर वाले अंडर रूट के अंदर ही है। दोस्तों ये सारी वैल्यूज ऊपर वाले अंडर रूट के अंदर है। आपको x का मान ज्ञात करना है। बहुत आराम से समझिएगा, बहुत अच्छे से आप कर ले जाओगे। एक बार समझ गए तो आप बहुत अच्छे से कर ले जाओगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों मान लिया इक्वेशन फर्स्ट है, जो x बराबर दिया है वैल्यू, इसको हमने मान लिया हमारा क्या है? इक्वेशन फर्स्ट है। दोस्तों समझ में आ रहा है? आगे दोस्तों अगर अंडर रूट को हटाना चाहे यहां से तो हमें क्या करना पड़ेगा? दोनों पक्षों का वर्ग करना पड़ेगा। देखेंगे दोस्तों, लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोस्तों दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, SBS कर देंगे, स्क्वायर ऑन बोथ साइड कर देंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोस्तों क्या मिलेगा आपको? लेफ्ट हैंड में हो जाएगा x², लेफ्ट हैंड में क्या हो जाएगा? x² और राइट हैंड में अंडर रूट स्क्वायर से कट जाएगा। राइट हैंड में स्क्वायर, जो ऊपर वाला स्क्वायर है वो अंडर रूट, ऊपर वाला जो अंडर रूट है दोस्तों, जो ऊपर वाला अंडर रूट है वो स्क्वायर से क्या हो जाएगा? कट जाएगा मेरे दोस्तों। कैसे कटेगा मैं आपको बताता हूं। x² हो गया लेफ्ट में, राइट में क्या हो जाएगा दोस्तों? अंडर रूट 56 दिया है, उसके अंदर फिर प्लस में अंडर रूट 56 दिया है, उसके अंदर फिर प्लस में अंडर रूट 56 दिया है, डॉट 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 ये सिलसिला अनंत तक चलता रहा है और आपने दोनों पक्षों का वर्ग किया तो स्क्वायर लग जाएगा। ये स्क्वायर अंडर रूट को कैंसिल कर देगा, ये स्क्वायर इस बड़े वाले जो बाहर वाला अंडर रूट में कर देगा, कैंसिल कर देगा। कैसे करेगा दोस्तों? देखिए ध्यान से, ये अंडर रूट जो है, अंडर रूट का मतलब होता है दोस्तों पावर में 1/2, हाफ। अंडर रूट का मतलब क्या होता है? हाफ पावर, आधी घात। अंडर रूट का मतलब घात में कितना? 1/2 होता है दोस्तों, 1/2 और उसका 2 गुना कर रहे हो तो 1 के बचेगा, यानी कट जाएगा। किसी की पावर घात तो वही वैल्यू होती है। अगर किसी की पावर 1 हो, किसी की घात 1 हो तो वही वैल्यूज हो जाती है। आइए देखते हैं कैसे दोस्तों। देखिए दोस्तों, x² यहां पे क्या हो गया? यहां पे 56 प्लस अंडर रूट 56 प्लस अंडर रूट 56 और प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट तक। ये जो बाहर वाला अंडर रूट था इसका मतलब क्या हो गया? पावर में 1/2 होता है।
पावर में कितना दोस्तों 1/2 होता है, और आपने जो होल स्क्वायर किया था वो वाला पावर तो बचा ही है। ये जो बाहर वाला अंडर रूट था इसको हमने पावर में कितना कर दिया 1/2 कर दिया दोस्तों। अच्छे से समझिए, जब बेस सेम हो, पावर पे पावर हो, जब बेस सेम हो और पावर पे पावर हो तो आपने बहुत अच्छे से याद किया होगा, इसको आपने किया होगा। बेस सेम हो, पावर पे पावर हो मेरे दोस्तों, तो पावर का पावर में क्या हो जाता है मल्टीप्लाई, क्या हो जाता है गुणा हो जाता है। ए पे पावर m इंटू ए पे पावर n है दोस्तों, तो ए पे पावर m इंटू n हो जाएगा, ए पे पावर m इंटू n हो जाएगा दोस्तों। ये ऐसे ही यहाँ पे अंडर रूट को हमने 1/2 कर दिया और इस पर तो है ही। आइए आगे देखते हैं, एक्स स्क्वायर दोस्तों, एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा अंडर रूट 56 प्लस अंडर रूट 56। अंडर रूट जो हो गया उसको तो हमने बटे में कर दिया, यानी यहाँ पे केवल बचा 56। अब समझिए ध्यान से, जो ये बाहर अंडर रूट था उसको हमने 1/2 कर दिया, यहाँ पे अलग 56 निकल गया, एक 56 तो निकल जाएगा ना, तो 56 प्लस और फिर से वही चीज अंदर में अंडर 56 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, और 1/2 और पावर में 2 था तो पावर का पावर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 2 से 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा, घात कितनी बच गई 1 बच गई, पावर कितनी बच गई 1 बच गई, यानी 56 प्लस अंडर रूट 56 प्लस अंडर रूट 56 डॉट 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 इनफाइनाइट तक पावर 1 है, तो इतना ही रहेगा, वैल्यू वही रहेगी मेरे दोस्तों, पावर 1 है वैल्यू यही रहेगी। हम इसको लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर बराबर 56 प्लस अंडर रूट 56 प्लस अंडर रूट 56 डॉट 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 कहां तक इनफाइनाइट तक दोस्तों। एक्स स्क्वायर बराबर 56 प्लस अंडर रूट 56 प्लस अंडर रूट 56 डॉट डॉट इनफाइनाइट। अब आगे क्या, अब आगे क्या, अब जरा ध्यान से देखोगे दोस्तों, ये मैंने आपको शुरुआत में बताया द्विघात समीकरण का प्रश्न है, ये आपके द्विघात समीकरण का प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये देखिए दिया है एक्स बराबर इतना दिया है, तो ये इतना ही तो लिखा है, एक्स बराबर अंडर रूट 56 प्लस अंडर रूट 56 प्लस अंडर रूट 56 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, तो अंडर रूट 56 प्लस अंडर रूट 56 प्लस अंडर रूट डॉट 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 एक्स ही तो लिखा है, यानी हम कहेंगे कि सर जी ये लिखा है 56 प्लस एक्स लिखा है, क्या लिखा है 56 प्लस एक्स लिखा है, क्या लिखा है 56 प्लस एक्स लिखा है दोस्तों। ये प्लस में इधर आएगा माइनस में, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 56 बराबर 0, दोनों के दोनों प्लस में थे, इधर आएंगे माइनस में हो जाएंगे। ये आपका एक द्विघात समीकरण बन गया, ये आपका एक द्विघात समीकरण बन गया दोस्तों, और आप द्विघात समीकरण आराम से फैक्टराइजेशन मेथड से कर सकते हो। देखिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। इसका गुणनखंड करते समय आपको बहुत ही चीजें ध्यान से रखनी होती है, जैसे कि गुणा करने कितना लाना है, बीच वाले टर्म को x के कोएफिशिएंट को ऐसे तोड़े कि गुणा करने पर AC आ जाए, और प्लस में है तो जोड़ने पर B आ जाए। यहाँ प्लस है तो जोड़ने पर, और माइनस है तो घटाने पर, गुणा करने पर AC और जोड़ने पर B आ जाए। यहाँ पे आपका वैसे सवाल है कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 56 बराबर 0 जो इक्वेशन बना है, क्वेश्चन से जो इक्वेशन बना है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 56 इक्वल टू 0 बना है ना, यानी देखिए ध्यान से आपका इक्वेशन क्या बना है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 56 इज इक्वल टू 0 बना है। एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ पे कितना है दोस्तों 1 है, एक्स स्क्वायर होता है ना, ए की वैल्यू कितनी 1 है, तो एक्स का कोएफिशिएंट 1 है। सी का गुणा ए में गुणा करने कितना है 56 एकदम 56 और माइनस है, और यहाँ पे 1 है, अरे एक्स का कोएफिशिएंट 1 ही तो है, बी बराबर 1 है, बी को भी तोड़ना होता है, तो इसको एक को ऐसे तोड़े कि देखिए गुणा करने पर 56 आ जाए और घटाने पर 1 आ जाए। कैसे करोगे कैसे तोड़ोगे दोस्तों, क्या कोई दो वैल्यूज ऐसी हैं? जी बिल्कुल है। अगर 8 में से 7 चला जाएगा तो 1 आ जाएगा, और 8 से 56 होता है, 8 7 जा 56, 8 में 7 जाएगा 1 हो जाएगा। हम इसको तोड़ेंगे कैसे, हम इसको तोड़ेंगे 8 माइनस 7 में, 8 माइनस बीच वाले टर्म को b को तोड़ेंगे 8 माइनस 7 में। भाई 8 में से 7 जाएगा तो 1 बच जाएगा, और गुणा करने में 56 नहीं आ रहा है, देखिए 8 के 56 आ रहा है ना। अब आइए हल करते हैं इसको, x अंदर गुणा कराइए 8x हो गया, माइनस माइनस प्लस 7x हो जाएगा, माइनस 56 इक्वल टू 0 बन गया। अपने माइनस के अंदर गुणा करा दिया, और x का भी तो होगा गुणा में है, तो माइनस का 8x हो गया, माइनस माइनस प्लस का 7x हो गया, माइनस का कॉमन ले लीजिए, x कॉमन है दोस्तों, x माइनस 8 बचेगा। समझ में आ रहा है ना? अरे भाई दोनों में क्या कॉमन है, x ही तो कॉमन है,
x कॉमन है, x माइनस 8 बचेगा। यहां से 7 कॉमन है दोस्तों, 8 7 56, 7 कॉमन था, x माइनस 8 हो गया बराबर 0। फिर से देखो x माइनस 8 फिर से कॉमन हो गया, x माइनस 8 फिर से कॉमन हो गया, x प्लस 7 बच जाएगा। यानी आपने जब x स्क्वायर माइनस x माइनस 56 बराबर 0 का गुणनखंड किया, फैक्टर किया, तो आपको मिला x माइनस 8 और x प्लस 7 दो ब्रैकेट में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, द्विघात समीकरण है, दो रूट्स होंगे, दो मूल होंगे, दो आपके दो फैक्टर मिले हैं ना, कि जब अब आप यहां से कहोगे सर जब x माइनस 8 बराबर 0 तो x बराबर 8 हो जाएगा, x माइनस 8 बराबर 0 तो x बराबर 8 हो जाएगा, और जब x प्लस 7 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 7 हो जाएगा। ये दो वैल्यूज आपको मिल जाएंगी, ये दो वैल्यूज आपको मिल जाएंगी। समझ में आ रहा है दोस्तों, x के दो मान कौन से होंगे एग्जैक्ट में, 8 होगा और एक माइनस 7 होगा। दोस्तों आई होप समझ में आया होगा, नोट कर लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए। ऐसे प्रश्न अगर आपके एग्जाम में आ गए, यही आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यही आ सकता है, और ऐसे टाइप के आ सकते हैं। तो आप अच्छे से करिएगा, अच्छे से समझ लीजिए, इसको अच्छे से करिएगा, गलत मत करिएगा, नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, वज्र गुणन विधि का प्रयोग करके निम्नलिखित समीकरण निकाय को हल कीजिए। 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 20, 7x प्लस 2y इज इक्वल टू 17। दोस्तों क्वेश्चन ने क्या कहा है दोस्तों, दो समीकरण दिया है। क्वेश्चन ने दो समीकरण दिया है, दो चर वाले दो रैखिक समीकरण दिया है, और इन्हें आपको हल करना है, इन्हें आपको हल करना है वज्र गुणन विधि से। किस से दोस्तों, वज्र गुणन विधि से। आपको मैं रिवाइज करवाना चाहता हूं कि दो चर वाले दो रैखिक समीकरणों को हम तीन विधियों से हल करते हैं। आपने तीन विधियां सीखी होंगी दोस्तों। पहला विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड, वज्र गुणन विधि, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। ये तीसरी विधि आपको, तीसरी विधि यूज करके, तीसरी विधि का प्रयोग करके दोस्तों आपको इन दोनों समीकरणों को हल करना है। समीकरणों को हल करने का मतलब दोस्तों, इन दोनों को सॉल्व करके, हल करके x और y के ऐसे दो मान प्राप्त करने हैं, एक मान x का, एक मान y का, ऐसा प्राप्त करना है जिसके लिए दोनों समीकरण क्या हो जाए दोस्तों, संतुष्ट हो जाए। जिसके लिए दोनों समीकरण क्या हो जाए दोस्तों, संतुष्ट हो जाए। 3x माइनस 5y बराबर 20, x का ऐसा मान, y का ऐसा मान जो इधर वाला सॉल्व करने पर इक्वल में 20 ला दे। x का वही मान जो यहां पे रखा हमने, वही मान इसमें रखने पर इज इक्वल टू कितना आ जाए, 17 आ जाए। 7x प्लस 2y इज इक्वल टू 17 में x और y का मान रखने पर कितना आ जाए, 17 आ जाए। यही मान आपको निकालना है, यही मान आपको निकालना है दोस्तों। दोनों समीकरणों को हल करके यही मान आपको निकालना है। आइए हल करते हैं दोस्तों, आइए हल करते हैं दोस्तों। कौन सा मेथड यूज करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। वज्र गुणन विधि आपको यूज करना है दोस्तों, वज्र गुणनखंड विधि यूज करना है आपको। आइए देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले दिया समीकरण क्या है, जो समीकरण दिया गया दोस्तों, दिया गया समीकरण दोस्तों क्या है, दिया गया समीकरण दोस्तों क्या है, 3x माइनस 5y, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 20 है। 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 20 है, और 7x प्लस 2y इज इक्वल टू 17 है। इन्हें हम व्यापक समीकरण के रूप में कन्वर्ट करेंगे, चेंज करेंगे। अब क्या आप दो चर वाले दो रैखिक समीकरणों का व्यापक रूप जानते हैं? सबसे पहले दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है दोस्तों, ax प्लस by प्लस c बराबर होता है। जी बिल्कुल सही बताया आपने। क्या होता है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप, रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है दोस्तों, क्या होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0 होता है। ax प्लस by प्लस c बराबर 0 होता है दोस्तों। रैखिक समीकरण रैखिक क्यों कहा गया, जब किसी समीकरण की घात 1 होती है, पावर 1 हो, जो चर है
जो चर है, जो समीकरण में चर यूज हुआ है, जो वेरिएबल है, अगर उसकी पावर 1 है तो वो रैखिक समीकरण है। पावर 2 है द्विघात समीकरण है, पावर 3 है त्रिघात समीकरण है। यहाँ पे ये दो चर वाले रैखिक समीकरण दिए गए, अर्थात यहाँ पे जो चर x और y इनकी पावर कितनी है, 1 है, इसलिए रैखिक समीकरण है दोस्तों। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप ax + by + c बराबर 0 होता है। दो समीकरण दिए गए हैं, तो इनके लिए व्यापक समीकरणों का रूप क्या होगा दोस्तों, a1x + b1y + c1 बराबर 0। दो समीकरण दिए गए हैं, दो चर वाले दो रैखिक समीकरण दिए गए हैं, इन दोनों के लिए समीकरण का व्यापक रूप क्या होगा, पहला होगा a1x + b1y + c1 बराबर 0, दूसरा होगा a2x + b2y + c2 बराबर 0 होगा दोस्तों। यही होगा ना, यही होगा दोस्तों, यही होगा। a1x + b1y + c1 बराबर 0, a2x + b2y + c2 बराबर 0। ये दो आपके समीकरण हो गए व्यापक समीकरणों के रूप में। इन्हें को जो आपको दिया गया समीकरण है, इन्हें व्यापक समीकरणों के रूप में चेंज कर लेंगे, यानी हम इसको कहेंगे कि 3x - 5y, ये प्लस में इधर आएगा, माइनस में -20 = 0 हो जाएगा। ये आपका पहला समीकरण हो जाएगा व्यापक समीकरण के रूप में, और दूसरा हो जाएगा 7x + 2y - 17 = 0। ये दूसरा समीकरण हो गया दोस्तों आपका व्यापक समीकरण के रूप में। समझ में आ रहा है, x का कॉफिशिएंट a होता है, y का कॉफिशिएंट b होता है, और कांस्टेंट टर्म आपका c होता है। x का गुणांक a, y का गुणांक b और अचर पद आपका क्या होता है दोस्तों, c होता है। अगर इन दोनों समीकरणों की व्यापक समीकरण से तुलना करेंगे, कंपैरिजन करेंगे दोस्तों, तो a1 बराबर आपको यहां से मिल जाएगा 3, a1 बराबर क्या मिल जाएगा 3, b1 बराबर क्या मिल जाएगा -5, और c1 बराबर हो जाएगा -20। आप कहोगे सर माइनस लेना जरूरी है, जी बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि व्यापक समीकरण का जो रूप होता है वो ax + by + c बराबर 0 होता है। यहाँ पे माइनस दिए गए हैं, इसलिए माइनस लेना क्या है, बहुत ही कंपलसरी है। a बराबर 3, b1 बराबर -5, c1 बराबर -20, और a1 बराबर आपका 3 हो गया आगे। ऐसे दूसरे समीकरण से a2 बराबर 7 और b2 बराबर 2 हो गया, और c2 बराबर -17 हो गया। सब हमने निकाल लिया, तुलना कर दिया। जो समीकरण आपके दिए हैं, इन्हें हमने दो चरों वाले रैखिक समीकरण के व्यापक रूप में कन्वर्ट किया, और उसके बाद व्यापक समीकरणों से इनकी तुलना कर दी। क्योंकि दो दिए गए हैं, इसलिए दो समीकरणों का व्यापक रूप a1x + b1y + c1 बराबर 0, a2x + b2y + c2 बराबर 0 हो गया दोस्तों। कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे, a1 बराबर 3, b1 बराबर -5, c1 बराबर -20 हो जाएगा, a2 बराबर 7, b2 बराबर 2, और c2 बराबर -17 हो जाएगा दोस्तों। दिमाग में ये चल रहा होगा दोस्तों कि हम a1 b1 c1 a2 b2 c2 क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि वज्र गुणन मेथड में, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड में दोस्तों x बटे फॉर्मूला, आप अच्छे से फॉर्मूला याद करोगे, फॉर्मूला समझोगे। देखिए x बटे वज्र गुणन विधि से समीकरणों को हल करने के लिए एक फॉर्मूला दिया गया है, एक फॉर्मूला डेरिवेट किया गया है। उस फॉर्मूले से आपको क्या करना, उस फॉर्मूले से आप आराम से निकाल सकते हो, वैल्यूज निकाल करके a1 b1 c1 a2 b2 c2 का मान निकाल करके उस समीकरण में जो आपके समीकरण है, देखिए उस समीकरण में जो आपके फॉर्मूले बनाए गए हैं, उसमें आपको इन मान को क्या कर देना है, पुट कर देना है दोस्तों। इन मानों को क्या कर देना है, पुट कर देना है। फॉर्मूले में क्या कर देना है, इन मानों को पुट कर देना है दोस्तों। देखिए x बटे b1 c2, x बटे b1 c2 b2 c1 b2 c1, x बटे b1 c2 b2 c1 होता है। वो फॉर्मूला अच्छे से समझ लीजिए, y बटे c1 a2 c2 a1, c1 a2 c2 a1 बराबर 1 बटे दोस्तों 1 बटे a1 b2 a2 b1।
x बटे b1c2 माइनस b2c1 बराबर y बटे c1a2 माइनस c2a1 बराबर 1 बटे a1b2 माइनस a2b1। दोस्तों दिमाग में चलो, वैसे इतना बड़ा याद कैसे करेंगे? बहुत इजी है। आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है बट ये बहुत ही इजी है। मैं आपको अच्छे से आपको समझाऊंगा, आप आराम से याद रख सकते हो फॉर्मूला। देखिए ध्यान से दोस्तों, x का गुणांक यहाँ पे क्या है? a है। y का गुणांक क्या है? b है। अचर पद क्या है? c है। यहां x के अपॉन में a नहीं रखना है। a दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, नहीं रखना है। फॉर्मूले में, फॉर्मूला लिखते समय x का कॉफिशिएंट a होता है, अपॉन में a नहीं रखना है। y का b होता है, अपॉन में b नहीं रखना है। कांस्टेंट टर्म c होता है, अपॉन में c नहीं रखना है। और इजी चलिए करते हैं। अब देखिए और इजी चलिए करते हैं। x अपॉन, आप याद रख लीजिए, 1 2 2 1 1 2 2 1 बराबर y अपॉन 1 2 2 1 1 2 2 1 बराबर 1 अपॉन 1 2 2 1। ये क्या है अभी बताता हूं। फॉर्मूला लिखने के लिए x अपॉन 1 2 2 1, y अपॉन 1 2 2 1, 1 अपॉन 1 2 2 1, बीच में सबके माइनस लगा देना। 1 2 के बाद माइनस लगा देना, 1 2 के बाद माइनस लगा देना। अब इसके आगे फॉर्मूला कैसे बनेगा? देखिए x कॉफिशिएंट a होता है, x गुणा a होता है ना, अपॉन में a नहीं रखना है तो क्या रखना है? बचा क्या? b और c बचा, तो b c रख दीजिए। x के नीचे b c b1 c2 b2 c1 बन गया। y का कॉफिशिएंट b होता है, अपॉन में b नहीं रखना है दोस्तों। ca रख देंगे। c1 a2 c2 a1, ये कांस्टेंट टर्म c होता है, अपॉन में c ना रखिए। a b रख दीजिए। देख सकते हैं आप, आराम से आपका फॉर्मूला बन गया, फॉर्मूला बनकर तैयार है। आराम से अच्छे समझिए, अच्छे से याद हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद जो वैल्यूज आपने निकाली इसी पे लाके रख देंगे, आपको आराम से x और y का मान मिल जाएगा। आइए समझे एक बार फिर से, x अपॉन 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1, बीच में माइनस लगा देना है। उसके बाद x का कॉफिशिएंट a होता है, a नहीं रखेंगे, bc रख देंगे। 1 के साथ b, 2 के साथ c, 1 2 के साथ b, यानी कि bc रख देना है आपको। उसके बाद ca रख देना, उसके बाद ab रख देना है। यहाँ पे b नहीं रखेंगे क्योंकि y का ऑफिशिएंट b होता है, b नहीं रखेंगे। अचर पद c होता है, अपॉन में c नहीं रखेंगे। तो आई होप समझ में आया होगा दोस्तों। ये आगे बढ़ते हैं, अच्छे से समझ लीजिए दोस्तों, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फॉर्मूला क्या निकल के आया हमारा कि x अपॉन b1c2 माइनस b2c1, y अपॉन c1a2 माइनस c2a1 अपॉन 1 अपॉन बराबर में 1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1। ये सारे के सारे इक्वल में, बस आपको जो वैल्यूज आपने a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकाली, इस पे लाके रख दीजिए दोस्तों। ये देखते हैं x अपॉन दोस्तों b1 की वैल्यू -5 इंटू c2 की वैल्यू दोस्तों -17। कितना इजी हो गया, बस आपको बस वैल्यू पुट कर देनी है फॉर्मूले में। b2 कितना दोस्तों 2 है। c1 कितना दोस्तों, c1 कितना है -20 है, c1 कितना -20 बराबर y अपॉन में c1 कितना है दोस्तों -20 है। उसके बाद a2 कितना है दोस्तों 7 है। a2 कितना है 7 है। c1 -20, a2 7 माइनस c2 कितना दोस्तों, c2 कितना 17 माइनस का 17 लेके c2 कितना है -17 माइनस रख दीजिए ब्रैकेट में इंटू दोस्तों a1 कितना है 3 है, इंटू 3 रख दीजिए इक्वल 1 अपॉन a1 कितना है दोस्तों a1 3 है। a1 कितना है 3 है। अब साफ साफ देखिए a1 कितना है 3, b2 कितना है दोस्तों 2 है, b2 कितना है 2 है, फिर माइनस a2 कितना है 7, b1 कितना है -5 दोस्तों। हमने उन दोनों समीकरणों की जब व्यापक समीकरण से तुलना करी थी तो हमको a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू पता चल गई थी। a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू आपको पता चल गई थी। वहां से फॉर्मूला क्या निकल के आया था कि x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन y इज इक्वल टू y अपॉन c1 a2 c1 इज इक्वल टू 1 अपॉन
A1 B2 B2 A1 B2 A2 B1 A1 B2 A2 B1 दोस्तों बस आपको वैल्यूज पुट कर देनी है। B1 कितना है -5, C2 कितना है -17, B2 कितना है 2 है, C1 कितना है -20, यहां से C1 कितना है -20, A2 कितना है 7, फिर माइनस फॉर्मूले में है C2 कितना है -17 तो माइनस ब्रैकेट में कर देंगे -17, A1 कितना है 3 रख दिया 1 अपॉन A1 कितना है 3, B2 कितना है 2 दोस्तों, उसके बाद A2 कितना है 7 और B1 कितना है -5 है दोस्तों। हमने सारी वैल्यूज पुट कर दी, सारी वैल्यूज हमने क्या कर दी दोस्तों पुट कर दी। अब आगे देखिए यक्स अपॉन दोस्तों 17 का 5 में करेंगे माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस दोस्तों प्लस 17 का 5 में करेंगे 17 पचे 85 दोस्तों 17 5 जा 85 हो गया 17 5 जा 85 हो गया। ये आगे देखिए माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 20 दूना 40 दोस्तों 20 दूना 40 हो गया 22 जा 40 हो गया। ये आगे देखते हैं तो दोस्तों y अपॉन माइनस प्लस माइनस 20 सत्ते 140 माइनस का 140 हो जाएगा 20 into 7 140, लेकिन माइनस का माइनस माइनस प्लस 17 दिया दोस्तों प्लस का 51 यानी 51 17 दिया 51 प्लस का 51 हो गया इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 2 जा 6 हो गया और 7 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7 पचे 35 7 5 35 हो गया दोस्तों। समझ में आया? आगे देखते हैं, देखिए ध्यान से फिर समझेंगे y अपॉन 17 5 जा 85 माइनस माइनस प्लस हो गया माइनस माइनस प्लस हो गया 20 दूना 40 हो गया y अपॉन 20 सत्ते 140 माइनस का लेकिन माइनस माइनस प्लस 17 के 51 हो गया बराबर में 1 3 दूनी 6 और 60 पचे 35 प्लस का 35 हो गया दोस्तों। यहां तक समझ में आया? ये आगे बढ़ते हैं दोस्तों यक्स अपॉन 85 और प्लस 40 85 प्लस 40 8 4 12 दोस्तों 125 हो गया। कितना हो गया 125 8 4 12 हो गया दोस्तों और 5 125 हो गया भाई 5 0 और 8 4 12 125 हो गया। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं दोस्तों y के लिए दोस्तों प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 140 में से 51 जाएगा 0 में से नहीं जाएगा 9 में से 1 जाएगा दोस्तों 9 में से 1 जाएगा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा 13 बचा 13 में से 5 जाएगा दोस्तों 13 में से 5 जाएगा दोस्तों कितना बचेगा 8 बच जाएगा। कितना बच जाएगा 8 बच जाएगा दोस्तों। आइए समझ में आ रहा होगा एक बार फिर चेक कर लीजिए 10 में से 1 जाएगा 9 सॉरी एक बार फिर चेक करेंगे दोस्तों 10 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 9 थोड़ा मिस्टेक हो गया तो कितने करेंगे 10 में से 1 जाएगा 9 हो गया 13 बच गया 13 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 8 हो जाएगा 89 89 कितना हो गया दोस्तों 89 हो गया 140 में से 51 जाएगा प्लस माइनस माइनस 140 में से 51 जाएगा कितना हो जाएगा 89 यानी कि 89 हो जाएगा इज इक्वल टू 1 अपॉन 35 और 6 दोस्तों 41 35 और 6 दोस्तों कितना 41 और ये माइनस का 89 बचेगा क्योंकि आपका माइनस वाला बड़ा है ना इसलिए माइनस का 89 बचेगा। अब आगे क्या हमें तो यक्स और वाई का मान चाहिए तो यक्स देखिए यक्स बटे 125 बराबर 1/41 भाई सब बराबर है आपस में। यहां से y बटे -89 बराबर 1/41 सब आपस में बराबर है दोस्तों। बस क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे x बराबर 125/41 हो गया x बराबर 125/41 ये गुणा में ये भाग हो जाएगा गुणा में हो जाएगा ऐसे y बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों -89/41 यानी हम कहेंगे x और y की वैल्यू x की वैल्यू -125 प्लस का 125 141 x का मान 125/41 और वहीं y का मान -89/41 होगा दोस्तों। आई होप समझ में आया होगा। नोट कर लीजिए ये फॉर्मूला अच्छे से समझ लीजिए वीडियो को एक बार फिर से रिवर्स करके देख लीजिएगा। फिर दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों की आयु के बंटन के निम्नलिखित आंकड़े ज्ञात करता है। माध्यक आयु परिकलित कीजिए। यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती है जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो परंतु 60 वर्ष से कम हो। देखिए दोस्तों क्वेश्चन ने क्या कहा है कि एक जीवन बीमा एजेंट है या 100 पॉलिसी धारकों की आयु के बंटन के निम्नलिखित आंकड़े ज्ञात करता है। दोस्तों उस जीवन बीमा एजेंट ने उन 100 पॉलिसी धारकों की एज के रिस्पेक्ट में एक डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तैयार किया है
और कहा गया है कि इसका माध्यक आयु ज्ञात कीजिए। इस डाटा से, इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से आपको माध्यक ज्ञात करना है दोस्तों। यदि 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 यह पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती है जिनकी एज 18 इयर्स या उससे अधिक है, परंतु 60 वर्ष से क्या है, कम है दोस्तों। 60 वर्ष से क्या है, कम है दोस्तों। एक बार फिर समझिए क्वेश्चन को। एक पॉलिसी धारक 100 पॉलिसी धारकों को एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों की एज के रिस्पेक्ट में एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तैयार करता है और आपको उस आंकड़े से माध्यक ज्ञात करना है। यदि यह पॉलिसी केवल उन्हीं लोगों को दी जाती है, उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती है जिनकी एज 18 है या इससे ज्यादा है, लेकिन 60 ईयर्स से क्या है, कम है दोस्तों। डाटा क्या है, आयु और पॉलिसी धारकों की संख्या, उसके रिस्पेक्ट में उतनी टेबल तैयार किया है। जैसे 20 वर्ष से कम कितने पॉलिसी धारक हैं, 2। 25 वर्ष से कम 6, 30 वर्ष से कम 24, 35 से 45 ... 60 से कितने कम हो जाते हैं, जब 60 वर्ष तक पहुंचता है तो 60 वर्ष से कम कितने पॉलिसी धारक हो जाते हैं, 100 हो जाते हैं। यानी हम कहेंगे दोस्तों कि 20 वर्ष से कम 2 थे और 60 वर्ष से कम कितने हैं, 6 पॉलिसी धारक है। अर्थात ये इनका देखो कम कह रहा है, इसका मतलब इसकी जब इस डाटा की बात हो रही है 25 साल की कम की, तो ये जो 20 साल कम वाला है ये भी ऐड हो जाता है मेरे दोस्तों। और 60 साल तक पहुंचते पहुंचते देखा जाएगा 60 वर्ष से कम, अगर 60 वर्ष से कम की बात होगी तो कितने लोग हैं, 100 लोग हैं टोटल। उसने केवल 100 लोगों का ही तो डाटा तैयार किया है, टोटल कितने हैं, 100 लोग हैं। उनमें से अलग अलग एज के हैं, जैसे 20 से कम 2 लोग हैं, 6 से कम की 20 से कम की बात होगी तो 2, 25 से कम की बात होगी तो 20 और 25 से कम कितने हो गए, 6 हो गए मिला के। 30 से कम की बात होगी तो टोटल कितने हो गए, 24। ऐसे ही 60 तक, 60 से कम की बात होगी तो कितने पॉलिसी धारक है, 100 पॉलिसी धारक है। मेरे दोस्तों आपको माध्यक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, माध्यक ज्ञात करना है दोस्तों। एक बार अच्छे समझ लीजिए। एक देखिए माध्यक जो होता है वो 3 प्रकार से होता है। एक सामान्य माध्यक हो गया, सामान्य डाटा दिया होता है, जैसे कहेगा 10 वर्ष से 20 वर्ष के बीच में, 30 वर्ष से 40 वर्ष के बीच में, 50 से 60 वर्ष के बीच में उनका फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा। कहेगा कि हाँ इतने लोग इतने एज के कम के बीच में है, 10 से 20 5 लोग, 20 से 30 40 लोग, ऐसे जो डाटा दिया रहेगा तो वहां पे वो फ्रीक्वेंसी दी गई होती है दोस्तों। उनके संबंध में बारंबारता, लोगों की संख्या दी गई है, वो फ्रीक्वेंसी है। तो यहां पे क्या है, ये संचयी बारंबारता है। क्या है दोस्तों, संचयी बारंबारता है। आपको जब किसी डाटा में से कम प्रकार का या से अधिक प्रकार का लिखा दिखे, आप समझ जाओ ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये संचयी बारंबारता है। जैसे ये क्वेश्चन पढ़कर ही स्पष्ट यानी कि क्लियर हो जाता है कि ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये धारकों की संख्या नहीं है, ये उनका योग दिया है, टोटल योग करके दिया है। 60 वर्ष से कम की बात हो गई तो वहां तक पहुंचते पहुंचते कितने व्यक्ति हो गए, टोटल 100 व्यक्ति का गणना वो कर रहा था, 100 व्यक्तियों की एज के रिस्पेक्ट में। समझ में आया दोस्तों, ये CF है। जब आपको कम प्रकार के संचयी बारंबार, जब कम प्रकार रहेगा डाटा में, अधिक प्रकार रहेगा तो उसके रिस्पेक्ट में ये संचयी बारंबारता नहीं, संचयी बारंबारता दिया गया होता है, CF दिया गया होता है दोस्तों, योग दिया होता है। संचयी बारंबारता क्या है, बारंबारताओं को जोड़ने का एक तरीका होता है। ये डाटा, ये संख्याओं को जोड़ करके लिखा गया, जैसे 20 से कम 2, 25 से कम 6 हो गए, जोड़ करके लिखा गया। धारकों की संख्या को जोड़ करके लिखा गया है और टोटल कितने हो गए, 100 धारक हो गए। आइए समझा दोस्तों, अच्छे समझ लीजिए, एक बार फिर समझिए। जब आपको डाटा में से कम प्रकार या से अधिक प्रकार का लिखा दिखे तो समझ जाइए वो कम प्रकार या अधिक प्रकार की संचयी बारंबारता बंटन सारणी है। अर्थात ये जीवन बीमा जो एजेंट है, ये इसने क्या किया है, एक कम प्रकार की संचयी बारंबारता बंटन सारणी तैयार करी है। इस डाटा से आपको माध्यक ज्ञात करना है, माध्यक आयु परिकलित करना है दोस्तों। अच्छे समझ में आया होगा। आइए हल करते हैं दोस्तों। मैंने फिर से बताया आपको कि ये जो डाटा दिया है ये क्या है, ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये संख्या नहीं है, ये CF है, ये संचयी बारंबारता है दोस्तों। ये CF है, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, ये संचयी बारंबारता है। तो अगर हम संख्या निकालना चाहें जिसे हम बारंबारता अर्थात फ्रीक्वेंसी कहते हैं, वो कैसे निकलेगा। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था
कि जब फ्रीक्वेंसी अर्थात बारंबारता दी गई हो तो संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, फ्रीक्वेंसी को जोड़ जोड़ के। संचयी बारंबारता का मतलब ही होता है दोस्तों कि बारंबारताओं का योग करके आप निकालो, उसको जोड़ जोड़ करके निकालो। तो जब धारक दिया गया है, ये CF दिया गया है, CF, तो बारंबारता का फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे? देखिए दोस्तों 20 वर्ष से कम यहाँ पे CF कितना 2, अर्थात फ्रीक्वेंसी भी कितनी रही होगी, 2 ही रही होगी। कितनी रही होगी? 2, अर्थात 20 वर्ष से कम कितने पॉलिसी धारक हैं? 2। 25 वर्ष से कम, देखिए दोस्तों ये CF दिया है, क्या दिया है? CF। तो यहाँ पे ये देखो C2, जब फ्रीक्वेंसी आपको पता हो दोस्तों तो संचयी बारंबारता जोड़ करके निकलती है। इससे 2 हो गया, 2 का क्या हो गया? 2 हो गया दोस्तों, 2 का क्या हो गया? 2 हो गया। अब आगे यहाँ पे कितना रहा होगा? ऐड करने पे कितना हो गया? 6 हो गया है। यहां पे कितने रहे होंगे? 25 वर्ष से कम कितने रहे होंगे पॉलिसी धारक कि उनका CF टोटल कितना करने पर 6 हो गया है। कितना हो गया है मेरे दोस्तों? 6 हो गया है। कितना हो गया है? 6। कितने रहे होंगे बताइए? कितने रहे होंगे? 4 रहे होंगे। कितने रहे होंगे? 4। कितने रहे होंगे? 4। अर्थात 20 साल से कम कितने हैं एग्जैक्ट? 2 लोग हैं। और 25 साल से एग्जैक्ट कम कितने लोग हैं? 4 लोग हैं। और टोटल कितने हो गए? 6। ऐसे ही जब 30 साल की बात करेंगे तो यहां कितना रहा होगा मेरे दोस्तों की ऐड करने पर 24 हो गया। तो यहां कितना रहा होगा आप बताइए देख के। आप कितना बताएंगे? आप कहेंगे 18। जी बिल्कुल सही है, 18 साल। 30 वर्ष से कम कितने व्यक्ति हैं? 18 व्यक्ति, 18 धारक हैं। तब जाके अगर टोटल काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 24। ऐसे आगे बढ़ेंगे मेरे दोस्तों तो यहाँ कितना रहा होगा कि 45 हो गया है। 24 और 21 45 हो गया। ऐसे आगे बढ़ेंगे दोस्तों, आगे की गणना करेंगे तो ये कितना हो गया? ये कितना? 78 हो गया ना। 40 वर्ष से कम टोटल कितना हो गया? 78। टोटल कितना हो गया मेरे दोस्तों? 78 हो गया है। तो कितना टोटल? 45 थे, 35 तक कितने थे? 45, 78 हो गया है। कितने रहे होंगे? 45 और 33 78। कितने रहे होंगे? 33 रहे होंगे। 40 वर्ष से कम टोटल कितने हैं? 40 वर्ष से टोटल कम कितने हैं? 33 है। तब जाके वो CF कितना हो गया? टोटल 78 हो गया दोस्तों। अगला 89 हो गया, 89 हो गया। 78 में कितना ऐड होगा कि 89 हो जाएगा? आप कहोगे 11। जी बिल्कुल सही। यानी 45 वर्ष से कम एग्जैक्ट कितने व्यक्ति हैं? 11 व्यक्ति हैं। आगे बढ़ोगे तो वो कितना हो जाएगा? 89 और 3 92। यानी कितने व्यक्ति? 3 व्यक्ति। आगे बढ़ोगे कितने व्यक्ति? आप कहोगे 6 व्यक्ति। जी बिल्कुल। यहाँ पे कितना दोस्तों? 6। यहाँ पे कितना? 6। यहाँ पे कितना दोस्तों? 6। और अगला लास्ट में 100 हो गया तो कितना रहा होगा? 2 रहा होगा। तब जाके कितना बन गया? 100 हो गया। अब आप देखो ध्यान से, 2 का 2 हो गया इसका। आगे 4 2 6 हो गया। 18 6 24, 21 24 45, 45 33 78, 11 78 89, 3 और 89 92, 92 और 6 98, 98 और 200 है। टोटल कितना हो गया? 100 हो गया दोस्तों। यानी हम कहेंगे अब हमको एग्जैक्ट संख्या मिल चुकी है, बारंबारता मिल चुकी है। बारंबारता मिल चुकी है दोस्तों। CF से हमने F फाइंड कर लिया है। ये हमने क्यों किया? क्योंकि दोस्तों किसी भी वर्गीकृत आंकड़े के लिए माध्यक का सूत्र क्या होता है आपको मैंने बताया था, देख लीजिएगा पिछला वीडियो मेरा। माध्यक, वर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्यक दोस्तों L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H होता है दोस्तों। L प्लस n/2 माइनस C अपॉन F इंटू H होता है दोस्तों। ये L क्या है? माध्यक वर्ग की निम्नतम सीमा। N क्या है? टोटल CF। CF क्या है? कौन सा CF इसमें रखना है? CF तो संचयी बारंबारता, लेकिन कौन सा रखना है? माध्यक वर्ग से ठीक ऊपर वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, फ्रीक्वेंसी F, माध्यक वर्ग की बारंबारता, और H वर्ग चौड़ाई होता है दोस्तों। L माध्यक वर्ग की निम्नतम सीमा, N टोटल CF यानी कि संचयी बारंबारता कौन सा? माध्यक वर्ग से ठीक ऊपर वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, F फ्रीक्वेंसी, माध्यक वर्ग की बारंबारता, H वर्ग चौड़ाई, अर्थात कितने कितने का गैपिंग है मेरे दोस्तों। ये देखते हैं, पता करते हैं कि माध्यक वर्ग क्या होगा। इसमें सारा डाटा हमने कलेक्ट कर लिया है। अब माध्यक वर्ग क्या होगा? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कितने टर्म्स हैं? आपने देखा 9। कितने हैं? 9। तो माध्यक वर्ग क्या होगा? 4 नीचे छोड़ दीजिए, 4 नीचे छोड़ दीजिए मेरे दोस्तों, 4 टर्म नीचे का और 4 टर्म ऊपर छोड़ दीजिए। बीच में जो आपका बचा है वही क्या हो गया? माध्यक वर्ग हो गया। वही क्या हो गया मेरे दोस्तों? माध्यक वर्ग हो गया। माध्यक वर्ग हो गया। माध्यक वर्ग है दोस्तों। माध्यक वर्ग क्या हो जाएगा? माध्यक वर्ग क्या हो गया दोस्तों? 40 से कम। क्या हो गया? 40 से कम।
आई होप समझ में आया दोस्तों। माध्यक वर्ग क्या हो गया, 40 से कम हो गया। अच्छे समझिएगा, कितने टर्म थे, 9 टर्म थे। 4 नीचे का 4 ऊपर का छोड़ दिया, बीचवा पद यानी 5वां पद हो गया। माध्यक वर्ग कौन सा, बीच वाला ही तो होगा। ऐसे भी समझ लीजिए, ऐसे भी समझिए, n+1/2 विषम पदों के लिए n+1/2, 9 और 1 10, 10/2 कितना, 5वां पद ना, तो 5वां पद 78 वाला ही तो होगा। 1 2 3 4 5, देखो क्या 78 के सामने 1 2 3 4 5, 40 से कम। माध्यक वर्ग क्या हो गया मेरे दोस्तों, 40 से कम वाला जो आपका डाटा है वो माध्यक वर्ग बन गया। इसमें यल कैसे पता करेंगे, यल क्या होगा दोस्तों, माध्यक वर्ग की निम्नतम सीमा आप कहोगे 40 से कम की बात हो रही है। अब देखिए 25 से कम, 30 से कम, 35 से कम, 40 से कम, 5 का डिस्टेंस लगा ना, 5 का गैप है ना, कितने गैप है, 5 का। तो 40 से कम अर्थात 35, 40 से कम 5, 40 से कम कितना, 35 ही तो निम्नतम सीमा क्या हो जाएगी 35, 40 से कम 35। माध्यक वर्ग की निम्नतम सीमा कितनी हो जाएगी मेरे दोस्तों, 35 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 35। अरे भाई 40 से कम लिखा है ना, 40 नहीं, 40 से कम की बात हो रही है, यहां 35 से कम की बात हो रही है। तो एग्जैक्ट 40 से कम क्या होगा, 35। माध्यक वर्ग की निम्नतम सीमा 35 हो गई। यन कौन सा दोस्तों, यन टोटल कितने पॉलिसी धारक थे मेरे दोस्तों, 100 पॉलिसी धारक थे। कितने पॉलिसी धारक थे, 100 पॉलिसी धारक थे दोस्तों। CF कौन सा, CF फार्मूले में रखना है, माध्यक वर्ग से ठीक ऊपर वाले वर्ग की संचयी बारंबार, माध्यक वर्ग से ठीक ऊपर वाले वर्ग की संचयी बारंबारता कितना दोस्तों, 45। कितना दोस्तों, 45। CF कितना, 45। CF कितना, 45 दोस्तों। ये यफ दोस्तों माध्यक वर्ग की बारंबारता, माध्यक वर्ग 40 से कम, बारंबारता 33, ठीक ऊपर CF और माध्यक वर्ग की बारंबारता यफ रखेंगे। यफ कितना, 33 हो गया। ये जो दोस्तों वर्ग चौड़ाई कितने की चौड़ाई थी, 20 25 30 35 40 45 यानी कि 5। कितना दोस्तों, 5 दोस्तों। कितना दोस्तों, 5 हो गया। ये कितना हो गया, 5 हो गया। यल 35, यन 100, CF 45, यफ 33, यच 5 हो गया। सब डाटा हमने यहां से कलेक्ट कर लिया। माध्यक वर्ग 9 टर्म है। ऊपर 4 छोड़ दिया, नीचे 4 छोड़ दिया दोस्तों, ऊपर 4 छोड़ दिया, नीचे 4 छोड़ दिया, 5वें पद पे आपका 40 से कम, ये आपका माध्यक वर्ग हो गया। निम्नतम सीमा 40 से कम यानी कि 35। यन टोटल सम, CF संचयी बारंबारता कौन सा, माध्यक वर्ग से ठीक ऊपर की संचयी बारंबारता, यह माध्यक वर्ग की बारंबारता, यह चनी वर्ग चौड़ाई। अब आपके दिमाग में ख्याल हो रहा होगा सर की जगह मान लीजिए कि ये विषम पद ना हो के समपद हो जाए, जैसे यहाँ 9 है 10 हो जाए, तो तब क्या करेंगे हम, तब नीचे का 5 छोड़ दीजिए, ऊपर से जो 5वें पे है वही आपका माध्यक वर्ग हो जाएगा। 8 टर्म है, नीचे से 4 छोड़ दीजिए, ऊपर से जो चौथे पे होगा वही माध्यक वर्ग हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अगर 4 टर्म है तो नीचे से 2 छोड़ दीजिए, ऊपर से दूसरे पे जो होगा वही आपका माध्यक वर्ग हो जाएगा। और विषम पदों के लिए एग्जैक्ट बीच वाला आपका माध्यक वर्ग हो जाएगा। दोस्तों माध्यक के फार्मूले में आ जाइए। माध्यक बराबर यल, माध्यक वर्ग कितना दोस्तों, हमने 35 निकाला है। माध्यक वर्ग की न्यूनतम सीमा 35 हो गई। यन 100 टोटल, 100/2 -45, CF हमने निकाल लिया है 45। यफ दोस्तों कितना, 33। यफ कितना, 33 और गुणे ऊंचाई मतलब वर्ग चौड़ाई कितना, 5 ही तो है, वर्ग चौड़ाई 5 गया। तो देखिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 2 50, 50 दूना 100 हो जाएगा, यानी कि माध्यक बराबर 35 + 50 माइनस 45 और बटे 33 और गुणे में 5। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 35 प्लस 50 में से 45 जाएगा, 5/33 और गुणे में 5 दोस्तों। ओके, आगे बढ़ते हैं। माध्यक बराबर क्या निकल के आ रहा है दोस्तों, माध्यक बराबर क्या अभी सॉल्व करना बाकी है हमको। माध्यक बराबर क्या मिल रहा है कि 35 + 55 25 हो गया, 25/33 हो गया दोस्तों। 35 + 25/33 भाग कर दीजिए। 33 से 25 से एक बार में जाएगा, नहीं जाएगा, छोटा है, दशमलव बढ़ाएंगे, कितना हो गया, 250 हो गया। कितना हो गया, 250 होगा ना। अब कितनी बार जाएगा, 7 बार ले जाएंगे, लगभग 7 × 21, 3 × 21, हाँ सही है। कितनी बार जाएगा, 7 बार। कितनी बार जाएगा, 7। अगर 8 बार कर दोगे तो 8 × 24 240 हो गया, और 8 × 24 240 यानी कि 24 वो 240 240 ज्यादा हो जाएगा। आपको 250 लाना है, 250 से कम। तो 7 × 21 हो गया, 210 हो गया, और 7 × 21 221 हो गया।
समझ में आ रहा है? 210 तो दिक्कत सही एडजस्ट हो जाएगा 250 के अंदर ही। अब कितना, बस इतना ही रहने दीजिए, यानी कि 35 प्लस 0.7 कितना हो गया दोस्तों? 35.07 हो जाएगा, 35.7 ईयर। माध्यक आयु कितनी हो जाएगी दोस्तों? इस डाटा से, इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से जो उस एजेंट ने तैयार किया था, माध्यक आयु कितनी हो जाएगी? 35.7 वर्ष हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 35.7 वर्ष। आई होप समझ में आएगा दोस्तों, नोट कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।